हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो क्लरिकल टू ऑफिसर का प्रमोशन एग्ज़ाम हुआ था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का 8 नवंबर 2020 को। तो उसमें जो सवाल आए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक ट्रेंड्स पता चलेगा और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये सवाल जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से रिपीट हो रहे हैं और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चर्चा करने वाले हैं क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन एग्ज़ाम 8/11/2020 को त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में जो आया था, उसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए, ये सवाल आया था पहला वाला। ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक। जनरल क्रॉसिंग पूछा गया था। जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। और ये सवाल जो है अभी लगातार जो 8 तारीख को एग्ज़ाम हुए IBPS के माध्यम से, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो गए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गए और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक हो गए, तीनों में सवाल आया था। इसमें पूछा गया था जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि दो पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन अगर टॉप कॉर्नर पे है तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि ये जो है इसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, इसको जो है उसके खाते में दिया जाएगा। तो ये सवाल था, इसको पूछा गया था जनरल क्रॉसिंग क्या है। तो व्हेन अक्रॉस द फेस ऑफ ए चेक टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन आर ड्रॉन एट द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर, तो इसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। अगर चेक में दो पैरेलल लाइन खींच दी जाती है तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टारगेट फॉर वुमेन बेनिफिशरी फॉर फाइनेंस अंडर NULM स्कीम। वुमेन बेनिफिशरीज़ के लिए कितना टारगेट है पूछा गया है। तो NULM में वुमेन बेनिफिशरीज़ जो होते हैं उनके लिए है 30% का टारगेट है कि 30% जो है वुमेन बेनिफिशरीज़ होंगे NULM फाइनेंस में। तो इसका सही उत्तर है 30%। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पूछा गया एज पर KYC गाइडलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी ईयर्स। KYC गाइडलाइन के अनुसार जो है लेन देन का जो रिकॉर्ड है वो कितने दिनों तक प्रिजर्व रखा जाता है। और इसका सही उत्तर है उस ट्रांजैक्शन डेट से 5 साल रखा जाता है लेन देन का। और अगर ये पूछा जाता है कि खाता बंद होने के बाद भी कितना दिन रखा जाता है तो भी 5 साल होगा। तो रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व फॉर 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पूछा गया कैश शॉर्टेज मोर देन हाउ मेनी रुपीज़ इज ट्रीटेड एज फ्रॉड। कि अगर कैश शॉर्टेज हुआ है और कितने रुपए तक का जो कैश शॉर्टेज है वो फ्रॉड में गिना जाएगा या उसको फ्रॉड में उसको माना जाएगा। तो कैश शॉर्टेज में ऐसा होता है कि 10,000 से अगर ज़्यादा है कैश शॉर्टेज, तो चाहे वो कैशियर इन्फॉर्म करे या तो पकड़ा जावे या डिटेक्शन हो जाए या इंस्पेक्शन में पकड़ा जाए तो वो फ्रॉड ही कहलाएगा। अगर 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम का कैश शॉर्टेज है और कैशियर इन्फॉर्म कर देता है तो वो नेग्लिजेंस कहलाता है। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा और 10,000 तक के शॉर्टेज है और डिटेक्ट होता है वो, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर है कैश शॉर्टेज तो चाहे वो इन्फॉर्म करे चाहे ना करे वो फ्रॉड में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 10,000 एंड एबव। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि एज़ पर एनुअल रिपोर्ट 2019-20 ऑफ त्रिपुरा ग्रामीण बैंक टोटल कस्टमर पूछा गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का। तो 20 लाख प्लस टोटल हैं। आप ऑप्शन क्या आए होंगे उसके आधार पर देखिए 20 लाख प्लस जो हैं टोटल कस्टमर हैं। ये एनुअल रिपोर्ट 2019 और 20 के अनुसार उसमें दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 में पूछा गया व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन कोड फॉर डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड पूछा गया है और ये इसका सही उत्तर है 16। जिस तरह अभी हम लोग पिछली बार पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का बात कर रहे थे, वहाँ सेविंग के लिए पूछा गया तो सेविंग के लिए 10 होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट के लिए ये 16 होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JLG। JLG का फुल फॉर्म पूछा गया है और JLG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है जिसमें 4 से 10 मेंबर होते हैं और इस ग्रुप का निर्माण किया जाता है ताकि वो बैंक से लोन लें
और एक लोन लेकर जो है अपने आर्थिक सुधार करें और अपने सस्टेनेबल जो है कोई प्रोजेक्ट काम करें और उसमें जो है आय कमाएं। तो इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIR। GIR का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसको बोलते हैं जनरल इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं, जनरल इंडेक्स रजिस्ट्रार बोलते हैं, इसको बोलते हैं GIR। और ये जो होते हैं टैक्स रिलेटेड इंडेक्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, तो इसका फुल फॉर्म है जनरल इंडेक्स रजिस्ट्रार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है विच इज़ नॉट द मटेरियल अल्ट्रेशन फ्रॉम फॉलोइंग। ये सवाल भी काफ़ी रिपीट हो रहा है। मटेरियल अल्ट्रेशन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा जाता है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होता है, अगर कोई बेरर चेक है उसको क्रॉसिंग बना दिया जाए तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि एज पर IT एक्ट ऑल ट्रांजेक्शन लाइबल फॉर TDS विल हैव टैक्स डिडक्शन एट हाउ मेनी परसेंटेज इफ़ द परमानेंट अकाउंट नंबर पैन अ पे इज़ नॉट अवेलेबल। इसमें पूछा गया अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो TDS कितना % लगेगा, और इसका सही उत्तर है 20% लगेगा। अगर पैन नंबर नहीं है 20% लगेगा, पैन नंबर है तो वो 5% लगेगा, और स्लैब के आधार पर है तो जहाँ पैन नंबर नहीं है वहाँ 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 11 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इनमें से कौन है, तो उसमें सिबिल है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, क्री 5 मार्क्स हैं। ये जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जो बारवर के क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के आधार पर उनकी रेटिंग करते हैं और उनके जो है पेमेंट हिस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट देते हैं और रेटिंग देते हैं, जिसके आधार पर बैंकिंग संस्थाओं को उनको आगे की लोन देने में सुविधा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन RRBs। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर पूछा गया है कंट्रीब्यूशन RRB में, तो वो होता है 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। तो यहाँ पूछा गया है शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो होगा 15%। चलिए अब बात करते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ़ कस्टमर वांट्स टू डिस्प्ले द नॉमिनेशन इन पासबुक। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसके नॉमिनी का नॉमिनेशन की बात जो है उसके पासबुक में हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें लिखा रहता है नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। पासबुक में एक सील लगा देते हैं या उसमें चस्पा करा देते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉमिनेशन रजिस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट ग्रेस पीरियड इज़ गिवन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ यूजांस बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनमें ड्यू होता है, तो ड्यू में उसमें कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है। वो ग्रेस पीरियड कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है वो ग्रेस पीरियड 3 डेज़ का होता है। जो टर्म बिल या यूजांस बिल में दिया जाता है वो 3 डेज़ का होता है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 15 पूछा गया है अगर कोई लोन दिया गया है व्हाट चार्ज इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन स्टॉक्स एट सिक्योरिटी। अगर कोई लोन दिया गया है और स्टॉक सिक्योरिटी के तौर पे हैं तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे बैंक, तो इसका सही उत्तर है हाइपोथिकेशन। जी हाँ, स्टॉक अगर सिक्योरिटी है तो वहाँ पर दृष्टिबंधन होता है। हाइपोथिकेशन क्या होता है कि इसमें जो स्टॉक हैं वो उसका पोजीशन भी मालिक के पास होता है, उसका ओनरशिप भी मालिक के पास होता है, लेकिन ये हाइपोथिकेशन में होता है बैंक अगर अपनी रिकवरी के लिए उसमें जो है सरफेसी एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई कर सकती है, उनको सीज कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इसमें पूछा गया है इन ANBC व्हाट इज़ ए। ANBC का फुल फॉर्म पूछा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें ए क्या है बोला गया है, तो ANBC में ए जो होता है एडजस्टेड होता है, और फुल फॉर्म पूछता तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। फुल फॉर्म ऑफ STM पूछा गया है। STM का फुल फॉर्म पूछा गया हेल्ड टू मैच्योरिटी। इसको बोलते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट जो मैच्योरिटी तक रखे गए हों उनको बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। फुल फॉर्म वाले सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं बैंकिंग टर्म से, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप इसको सही तरीके से देख लेते हैं तो आपके 5-6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इफ़ ए FD
is in name of A and B with mandate of either and survivor. After death of A, what maturity amount should be paid? देखिए ये सवाल तो बिल्कुल ये TRP वाला सवाल है और सभी एग्ज़ाम में जो है ये सवाल पूछा गया है। लगभग 8 एग्ज़ाम जो RRB के प्रमोशन एग्ज़ाम है उसमें तो पूछा ही गया है। एक FDR है ए और बी के नाम से, आइदर सर्वाइवर है, एक की मृत्यु हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा? ऑब्वियस है पैसा जो है बी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। DICGC प्रीमियम इज़ बोर्न बाय होम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज। DICGC जो प्रीमियम होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, वो जो पब्लिक जो जमा करते हैं पैसा, उनका इंश्योरेंस किया जाता है, उसका प्रीमियम कौन पे करता है? और उसका प्रीमियम पे करता है बैंक पे करता है। 100% जो प्रीमियम है वो बैंक पे करता है और अभी वर्तमान में दर इसका है 12 पैसा प्रति सैकड़ा है और ये जो है छमाही तौर पे करना होता है और 5 लाख तक के जो है सिक्योर्ड होते हैं इसमें पर डिपॉजिटर पर बैंक। चलिए बात करते हैं। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। मैक्सिमम एजुकेशन लोन कंसिडर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नए गाइडलाइन के अनुसार जो एजुकेशन लोन है वो 20 लाख कर दिए गए हैं, उनकी सीमा जो है बढ़ा दी गई है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 20 लाख, पहले ये 10 लाख थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। हु इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP? ये सवाल भी तीनों RRB में आया है। नोडल एजेंसी पूछा गया है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का और वो है KVIC। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज ऑफ टर्मिनेशन फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मैक्सिमम एज पूछा गया है और ये है 70 ईयर्स। 18 साल से 70 साल की उम्र के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो किया जाता है। 70 साल की आयु में जो है उसमें शामिल हुआ जा सकता है और उसके अगले साल मतलब 71 साल तक ये चलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन वुमेन SHG फॉर NRLM फाइनेंस। NRLM फाइनेंस के में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं वुमेन SHG के? तो इसका सही उत्तर है 10 से 20। 20 मैक्सिमम होंगे, 20 जो है इसमें सही उत्तर होगा 20। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन सिक्योरिटी एज इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये भी काफ़ी सवाल जो है रिपीट हो रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सा चार्ज जो है क्रिएट किया जाता है? और इसका सही उत्तर है मॉर्टगेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम सवाल में। वैसे तो और बाकी सवाल आगे हैं तो मैं उसको आपको रिकॉर्ड क्वेश्चन वाले कॉलम में अपलोड कर दिया हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा और अपना मिलान कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम कुछ चुनिंदा 25 सवालों पर यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो आइए बात करते हैं 25वां सवाल। P&L इज़ डिस्प्ले इन विच शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट? P&L जो है बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में डिस्प्ले किया गया है? और इसका सही उत्तर है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जो है डिस्प्ले किया जाता है P&L को। तो ये थे दोस्तों 25 सवाल। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक ट्रेंड पता चला होगा कि कैसे सवाल आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कैसी हमारी तैयारी करनी चाहिए और अधिक से अधिक नंबर लाने चाहिए। और बाकी सवाल जो हैं आपके रिकॉल सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे, आप उनको देख के अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।